अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी इस वक्त भी जारी है। लाहौर और बहावलपुर में लश्कर के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। पठानकोट एयरबेस पर हमला और भारी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। पहलगाम अटैक्स, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के रिटेलिएशन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों भी रेड अलर्ट पर आ चुके हैं। पहलगाम पर हुए आतंकवादी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के जो हालात बने हुए हैं उनमें 7 मई की तारीख अहम है। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा। हवाई हमलों से बचने के लिए ये मॉक ड्रिल के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 11 जिलों में युद्ध का सायरन बजेगा। उठाने वाले को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इन्हीं एक्ट्स के साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरी दुनिया को यह डर है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों भी न्यूक्लियर पावर्स हैं, जिनकी वॉर से पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। प्रतिक्रिया सामने आई है अमेरिका के राष्ट्रपति की। उम्मीद करता हूं कि वो अब रुक जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं मदद करने के लिए तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में ये कहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की हम निंदा करते हैं और भारत को अपना पूरा समर्थन देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1947 से लेकर 1965 वॉर तक, यहाँ तक कि कारगिल वॉर से लेकर पहलगाम अटैक और आज के एस्केलेशन तक सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को लेकर ही शुरू हुए हैं। तो सवाल यह है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कश्मीर में ऐसे कौन से जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो कश्मीर को भारत का इतना अहम हिस्सा बनाते हैं? पाकिस्तान हर बार कश्मीर को भारत से छीनने की कोशिश क्यों करता है? और इस बार भारत ने पाकिस्तान को रोकने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया है, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ये कोई एक्शन या गो टू वॉर टाइप वीडियो नहीं है। हम बस एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं, ये बताने के लिए हमारे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है और एक्शन लेने के लिए देश में यूट्यूब एक्सपर्ट से बेटर लोग बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो को बस एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखो, ना कि एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोधा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स के बारे में सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कश्मीर 3 कारणों की वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए क्रिटिकल माना जाता है। पहले तो कश्मीर को सेंट्रल एशिया के ट्रेड और बिजनेस का गेटवे माना जाता है। ये देखिए, कश्मीर के नॉर्दर्न पार्ट में आता है वखान कॉरिडोर। ये अफगानिस्तान में स्थित है और उसकी दूसरी तरफ है चाइना का शिनजियांग रीजन। और इसको अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये गेटवे भारत को साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया से सीधा यूरोप तक कनेक्टिविटी देता है। इसीलिए नेहरू जी कश्मीर को हार्ट ऑफ एशिया कहते थे। इनफैक्ट कश्मीर सिर्फ ट्रेड ही नहीं, कल्चरल एक्सचेंज, समृद्धि और पावर का गेटवे था। और आज भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए कश्मीर चाइना से कनेक्ट होने का सीधा रास्ता है और भारत के लिए कश्मीर सेंट्रल एशिया और यूरोप से जुड़ने का गोल्डन कॉरिडोर है। तो हम सिर्फ लैंड के लिए नहीं बल्कि अपने फ्यूचर ट्रेड, कनेक्टिविटी और जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में से जो भी कश्मीर को कंट्रोल करेगा वही एशिया के ट्रेड को डोमिनेट करेगा। और इस बात के लिए इतिहास गवाह है, क्योंकि कश्मीर सिल्क रूट का इतना अहम हिस्सा हुआ करता था कि पूरे भारत और सेंट्रल एशिया का ट्रेड कश्मीर से ही गुजरता था। सिल्क से लेकर मसालों तक, पश्मीना से लेकर कॉटन तक, सारा ट्रेड इसी सिल्क रूट से गुजरकर चाइना, मिडिल ईस्ट और सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचाए जाते थे। और पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, कश्मीर
चाइना से जुड़ने वाला गोल्डन कॉरिडोर है और इन्हीं रास्तों से गुजरता है पाकिस्तान का $46 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट चाइना के शिनजियांग से शुरू होता है और फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरते हुए ग्वादर पोर्ट तक पहुंचता है। और जिस तरह दुबई आज पूरे दुनिया के लिए एक ट्रेड हब बन चुका है, उसी तरह पाकिस्तान का प्लान यह है कि वो ग्वादर पोर्ट को सेंट्रल एशिया का ट्रेड हब बनाए। लेकिन अगर पाकिस्तान ने पीओके को खो दिया तो वो सीपेक के साथ साथ चाइना का डायरेक्ट लैंड एक्सेस भी खो देंगे। और अगर भारत पीओके वापस ले लेता है तो भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट और डायरेक्ट लैंड रूट खुल जाता है। आज भारत का सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड सिर्फ $2 बिलियन का है, जो कि टोटल ट्रेड का 0.5% हिस्सा भी नहीं है। और दोस्तों, सेंट्रल एशिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सेंट्रल एशिया में पूरे दुनिया के 7% ऑयल रिजर्व्स हैं, 7% ग्लोबल नेचुरल गैस है, यूरेनियम, गोल्ड और रेयर अर्थ जैसे कीमती नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको ट्रेड किया जा सकता है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भारत के पास पाकिस्तान की वजह से सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। इसीलिए हमारे ट्रेडर्स को लॉन्ग कट लेना पड़ता है और ये लॉन्ग कट इतना लंबा पड़ जाता है कि हमें ईरान की चाबार पोर्ट तक पहुंचना पड़ता है और फिर उसके बाद वहां से हमें लैंड रूट से सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलता है। तो अफसोस की बात यह है कि कश्मीर $1 बिलियन कॉरिडोर होने के बावजूद भी हम कश्मीर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो अगर कल हमें पीओके का कंट्रोल मिल जाता है तो पाकिस्तान चाइना से कनेक्शन खो देगा और हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल जाएगा। यह है दोस्तों कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का पहला कारण। इसका दूसरा कारण और भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कश्मीर को दुनिया का 3rd पोल माना जाता है। जी हाँ, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दुनिया के 2 सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं, वैसे ही कश्मीर में ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो कश्मीर रीजन को दुनिया का 3रा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्व बनाते हैं। जरा सोचिए, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में 12,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं जो लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। यही ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं वो बनते हैं इंडस रिवर सिस्टम, जिसमें शामिल है झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज। लेकिन बात सिर्फ पानी की नहीं, बात पावर की है। इंडस जब कश्मीर के पहाड़ों से प्लेन्स में गिरती हैं तो उनकी जो स्टीप स्लोप्स हैं वो उन्हें एक कीमती हाइड्रो पावर जोन में बदल देते हैं। पाकिस्तान एस्टिमेट करता है कि सिर्फ अपर इंडस रीजन में 40,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल छुपा हुआ है। 40,000 मेगावाट, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है दोस्तों कि 4 करोड़ घर यानी पूरे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को एक साथ पावर दे सकती है। तो कश्मीर सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट नहीं, एक क्रिटिकल वाटर रिसोर्स भी है। जिसके पास कश्मीर होगा उसके पास पानी का कंट्रोल होगा और जिसके पास पानी का कंट्रोल होगा उसके पास फूड, इलेक्ट्रिसिटी और इकोनॉमी का भी कंट्रोल होगा। और आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों भी इन नदियों पर निर्भर हैं। यही नहीं, पाकिस्तान का 80% वाटर सप्लाई, 23% इकोनॉमी और 30% इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ 34% वर्कफोर्स सिर्फ इसी रिवर सिस्टम पर डिपेंडेंट है। और उसी तरह भारत में देखा जाए तो पंजाब का 90 to 95% कैनाल इरिगेशन रावी, बियास और सतलज से होता है। सिर्फ सतलज ही पूरे भाखरा कैनल सिस्टम को फीड करता है जो 25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को पानी देता है। और पंजाब अकेले ही इंडिया का 20% व्हीट और 10% राइस प्रोड्यूस करता है। यह है दोस्तों कश्मीर की दूसरी खास बात। एंड लास्टली, कश्मीर में इतने कीमती मिनरल्स हैं कि अगर इन्हें ढंग से एक्सप्लोर किया जाए तो पूरे स्टेट की किस्मत बदल सकती है। कश्मीर में बोरॉन से लेकर ग्रेफाइट तक, यूरेनियम से लेकर गोल्ड और जेमस्टोन्स तक बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और जम्मू एंड कश्मीर के पास भारत का 100% बोरैक्स एंड सफायर, 36% ग्रेफाइट, 21% मार्बल और 14% जिप्सम भी है। इसके साथ साथ हम सबको पता है कि कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड भी है, जिसकी टूरिज्म से भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का फायदा भी हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आज तक कश्मीर के पोटेंशियल को कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों भारत कश्मीर को 70 सालों से प्रोटेक्ट करते आया है, क्योंकि कश्मीर को खोते ही हम एक पावरफुल जियोपॉलिटिकल एडवांटेज के साथ नेचुरल रिसोर्सेज भी खो देंगे। तो इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि भारत आज पाकिस्तान को रोकने के लिए मिसाइल्स और मिलिट्री डिटरेंस के अलावा क्या कर रहा है। तो
दोस्तों ये देखिए, इस मैप में आपको 6 रिवर्स दिखेंगे। ये 6 रिवर्स इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल माने जाते हैं। कहते हैं कि ये 6 नदियां भारत और पाकिस्तान की नसें हैं और अगर इन्हें काट दिया जाए तो दोनों देशों को भारी नुकसान होगा। वेस्ट में है इंडस, झेलम और चेनाब जो कि कश्मीर वैली से गुजरती है। उसी तरह हमारे पास ईस्ट में है सतलज, बियास और रावी। इन 3 नदियों से पूरे पंजाब की इकोनॉमी चलती है और अगर आप गौर से देखोगे तो ये नदियां तिब्बत से निकलती हैं, जबकि झेलम, चेनाब, रावी और बियास भारत से ही निकलती हैं और ये सारे रिवर्स इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में बहती हैं। और इन नदियों को क्रिटिकल इसलिए माना जाता है क्योंकि इन पर अमृतसर के वीट फील्ड से लेकर भाखरा के टरबाइंस तक लाखों लोगों की जॉब से लेकर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई तक हर चीज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रिवर्स पर डिपेंडेंट है। और जैसा कि हमने कहा, पाकिस्तान का 25% जीडीपी, 80% वाटर सप्लाई और 34% वर्कफोर्स डायरेक्टली इन्हीं रिवर सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है। तो कल अगर हम इन नदियों को रोक दें तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी और अगर आप न्यूज देखोगे तो इसका असर ऑलरेडी दिखने लगा है। India has made a water strike on Pakistan. India has cut the flow of the Chenab River to Pakistan. इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही टॉपिक को लेकर खलबली मची हुई है, डर का माहौल है। वो है भारत की तरफ से लगातार की जा रही वाटर स्ट्राइक। पाकिस्तान में लाहौर से लेकर रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक खौफ का माहौल है। दरअसल पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने चिनाब नदी पर बने बल्गिहार में फिलहाल बांधों के कुछ गेटों को खोलना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी का प्रवाह और तेज हो गया। पाकिस्तान के कई इलाके भयंकर बाढ़ की जद में हैं। और हैरानी की बात यह है कि अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ोगे तो आपको यह समझ आएगा कि भारत खुद के लिए कम पानी रखता है और पाकिस्तान को ज्यादा पानी देता है। भारत के पास जहां 41 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर पर ईयर का कंट्रोल है, पाकिस्तान के पास 99 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का कंट्रोल है। तो 70% पानी पाकिस्तान को मिलता है और सिर्फ 30% भारत को मिलता है, जबकि पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है। एंड बाय द वे, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते करते भारत एक और खतरे का सामना करने जा रहा है। तो सवाल यह है कि ये खतरा है क्या और भारत क्या करने जा रहा है। दोस्तों 1960 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी का समझौता हुआ था, तब इस ट्रीटी के तहत 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, बियास और सतलज भारत को मिल गई और 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को दी गई। ये वेस्टर्न रिवर्स ज्यादा पानी लेकर जाती हैं, इसीलिए पाकिस्तान को 70% पानी मिला और भारत को 30%। लेकिन इसी वाटर को रखकर भारत अब पाकिस्तान को चोक करने जा रहा है। तो सवाल है कैसे। अब इंडस वाटर ट्रीटी में क्या होता है कि जब जब हम पानी छोड़ते थे तब तब हम पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते थे और इस इंफॉर्मेशन को रखकर पाकिस्तान के ऑफिशियल्स अपने फ्लड और इरिगेशन सिस्टम को प्रिपेयर करते थे। लेकिन अब भारत कभी भी बिना बताए बगलीहार और किशनगंगा से पानी छोड़ सकता है और इससे पाकिस्तान में फ्लड भी आ सकता है। इससे उनके इरिगेशन सिस्टम्स फेल हो सकते हैं, यहाँ तक कि उनके फार्म्स भी बर्बाद हो सकते हैं। और न्यूज़ के मुताबिक ये मूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। The inflow of water into Chenab in Pakistan has reduced by over 91%. दरिया सिंध से हम मछली पकड़ते अपना गुजारा करते हैं, इधर बेचते हैं। पानी है तो हमारा जियापा है, पानी नहीं है तो हमारा जियापा नहीं। जो इंडिया वालों ने पानी बंद किए हुए हैं, डैम बनाए हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। जो अब हमारे दरिया सिंध में पानी है वो न होने के बराबर है। This suspension will ruin the agricultural economy of Pakistan, which employs over 35% of Pakistan's labor force and contributes around 19% to the GDP. यही नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जब भी भारत को कोई डैम बनाना हो तब हम पाकिस्तान को 6 महीने पहले बताकर उनका परमिशन लेते थे। लेकिन अब हम उनसे बिना पूछे अपने डैम्स बनाकर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों भी कंट्रोल कर सकते हैं और भारत इस पर काम शुरू कर चुका है। भारत जम्मू एंड कश्मीर में 6 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स रिस्टार्ट कर चुका है और जैसे ही ये कंप्लीट होंगे, एक तरफ जहां पाकिस्तान पानी और पावर के लिए तरसेगा, वहीं भारत 6400 मेगावाट की पावर जनरेट कर पाएगा। और इसी वजह से दोस्तों पाकिस्तान में डर का माहौल बन चुका है। तो अब सवाल यह है कि इस बात से भारत को क्या खतरा हो सकता है, क्योंकि पानी तो अपने हाथ में है, तो भारत को क्या खतरा हो सकता है। दोस्तों भारत के सामने 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहले तो ये पानी रोकना इतना आसान नहीं है। ये देखिए, पाकिस्तान को 117 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जाता है और इतना सारा पानी रोकना नामुमकिन है, क्योंकि ये पानी 1.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैलेगा। ये इतना ज्यादा पानी है कि पूरा कश्मीर वैली हर साल 7 मीटर तक डूब जाएगा।
इनफैक्ट भारत के पास अभी सिर्फ 0.4% पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बाद ये कैपेसिटी सिर्फ 2% तक जाएगी। इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न रिवर्स का 98% पानी पाकिस्तान चला जाएगा। और अगर हम इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमें 30 तहरी डैम जितने बड़े रिजर्वायर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम डैम बनाने जाएं तो एक डैम बनाने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। यानी 10 साल बाद पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन का असर पड़ेगा। और 10 साल में जैसा कि हम सब जानते हैं सरकारें बदल जाती हैं और पूरा का पूरा ग्लोबल अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ इतना पानी रोकने के लिए हमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक तरफ जहां हमें इस मूव को एग्जीक्यूट करने में 10 साल लग जाएंगे, वहीं पाकिस्तान के पास एक ऐसा हथियार है जिसको वो आज यूज कर सकते हैं और वो है चाइना। China has built as many as, listen to this, 87,000 dams. China controls the source of several major rivers that flow into India, including the Brahmaputra. Super dam may reduce the water flow into India. China's ambition to control water in Tibet can have devastating effects. दोस्तों, जैसा कि हमने ब्रह्मपुत्रा के केस स्टडी में पढ़ा, चाइना के पास आज इतने बड़े और इतने सारे डैम्स हैं कि वो आज ही ब्रह्मपुत्रा को भारत में बहने से रोक सकते हैं। तो भारत अगर इंडस वाटर ट्रीटी को पॉज करके पाकिस्तान को प्रेशर में डाल सकता है, तो चाइना भी सेम लॉजिक यूज करके भारत के अगेंस्ट वाटर पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर चाइना ये करता है तो फ्लड टाइम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फ्लड्स आ सकते हैं। और ये सारी कहानी शुरू होती है दोस्तों कश्मीर से, और आज चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है। यह है दोस्तों कश्मीर का इंपॉर्टेंस, इंडिया पाकिस्तान के हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट का जियोपॉलिटिकल कारण और इंडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम बस यही आशा कर सकते हैं कि आगे ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो और दोनों देश समझौता करके शांति से रहें। हमारी तरफ से हम बस मिस इन्फॉर्मेशन को रोककर पैनिक प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में फुल फोकस कर सके। तो प्लीज मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड मत करो और अपने फैमिलीज को सेफ रखो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिकल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।